नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वकीलों के विरोध के बावजूद, कई तरह के उठ रहे सवालों के बावजूद, आखिरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर कर दिया, उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया और इसके साथ ही कई तरह के सवाल उठने लगे। उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेमंत अत्री जी। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज लॉन्चर के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू संतोष भाई। हेमंत जी, चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि वो ऑर्डर की कॉपी जरा दिखा दे। कानून मंत्रालय, मोदी सरकार के कानून मंत्रालय ने जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जो सिफारिश की थी, उसके आधार पर आखिरकार जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर कर दिया और उस ट्रांसफर के साथ ही कई तरह के सवाल खड़े हो गए। हेमंत भाई, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि तमाम कई सारे बार एसोसिएशन के वकीलों ने सीजीआई से मुलाकात की थी, अपना विरोध दर्ज कराया था, उसके बावजूद भी ये ट्रांसफर कर दिया गया। जो ट्रांसफर का ऑर्डर हम अपने स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब आगे क्या, इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है न्यायपालिका की साख के ऊपर? कंट्रोल रूम हटा दीजिए इसको। संतोष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये एक ना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, टेक्निकल मसला है और इसमें भावनाओं की बहुत ज्यादा गुंजाइश उस रूप में नहीं है जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट या लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच या जबलपुर हाई कोर्ट की बेंच या गुजरात की बार एसोसिएशन, जिस तरीके से वो सारी बार एसोसिएशन इसका विरोध कर रही थी, उससे इतर जाके अगर आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, तो ये उनको यहां से ट्रांसफर करना मजबूरी थी। और वो मजबूरी क्या है बेसिकली, अब वर्मा से सारे का सारा जो अपना जुडिशियल वर्क था वो विड्रॉ कर चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जब सीनियरिटी देखेंगे आप, तो चीफ जस्टिस के बाद नंबर 2 पे थे वो, यानी कि चीफ जस्टिस, उसके बाद एक और जज और तीसरे नंबर पे जस्टिस वर्मा थे। उनकी जो ऑफिशियल कैपेसिटी है थर्ड सीनियर मोस्ट जज की दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके चलते बाय वर्च्यू ऑफ हिज सीनियरिटी वो कम से कम हाई कोर्ट की 11 प्रशासनिक कमेटियों के सदस्य थे। और चूंकि जुडिशियल वर्क विड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद उन कमेटी से, तो जज तो आज भी है, जुडिशियल वर्क विड्रॉ किया है, तो उन कमेटियों से उनको कैसे हटाएं? वो तो उनकी पोजीशनिंग है 1, 2 और 3 नंबर पे। और आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हाई कोर्ट्स में लगातार बहुत सारे काम होते रहते हैं, डे टू डे बेसिस पे तमाम कमेटियां होती है। हाई कोर्ट में 13 कमेटी है दिल्ली हाई कोर्ट में, उनमें से 11 के वो सदस्य थे बाय वर्च्यू ऑफ सीनियरिटी। तो वैसे में उनको कैसे काम करने दिया जाए जबकि जुडिशियल वर्क विड्रॉ कर चुके हैं? तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है या लखनऊ की है, जितनी बार एसोसिएशन जो आई थी, कर्नाटक की भी थी उसमें कल, वो सारे सीजीआई से कल शाम को मिले थे, कॉलेजियम से भी मिले थे, पांचों जजों से। उन्होंने अपनी सारी बात रखी, एफआईआर दर्ज कराइए, उनको यहाँ ट्रांसफर मत कीजिए, सारी बात। लेकिन कॉलेजियम उनको यहाँ से ट्रांसफर करने के फैसले एक बार नहीं 2 बार कर चुका था, अगर आपको ध्यान हो तो। शुरू में उन्होंने पिछले शुक्रवार को कर दिया था, पिछले से पिछले शुक्रवार को, अगली बार फिर अब उन्होंने ये फैसला किया परसों कि उनको वहां किया जाए, कॉलेजियम ने रिट्रेट किया। तो जब कॉलेजियम कोई भी फैसला रिट्रिएट कर देता है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, तो सरकार के पास तबादला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जहां तक बार एसोसिएशन की मांग थी कि उनको बदला ना जाए वहां पर और उनको क्या बोलते हैं एफआईआर दर्ज कराई जाए, तो वो दोनों ही मसलों पर एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको सफलता नहीं मिली, उनको ट्रांसफर भी करना पड़ा। इलाहाबाद ही क्यों किया गया ये जानना बहुत जरूरी है। इलाहाबाद में जब वो वापस जाएंगे संतोष भाई, तो उनकी सीनियरिटी 9वें नंबर पे होगी। वहां इलाहाबाद जो बेंच है इलाहाबाद में, उसमें 9वें नंबर पे होगी, तो उसमें उतनी कमेटियों के सदस्य नहीं होंगे वो। एक तो एक बात है। दूसरा, चूंकि वर्क ऑलरेडी विड्रॉन है उनसे, जुडिशियल वर्क, तो उनको वर्क वहां भी नहीं दिया जाएगा। तो एक तरीके से फॉर्मली वो ज्वाइन कर लेंगे वहां पर, उनके पास ना एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ना जुडिशियल साइड पे कोई भी काम होगा। इसलिए उनको यहाँ पर तबादला करना मजबूरी थी, एक तरीके से अपने कॉलेजियम की भी और सरकार की भी, और वही काम किया गया है। जी संतोष भाई। लेकिन एक बात हेमंत भाई, जो कहा जाता है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए देखना भी चाहिए। जज है, हाई कोर्ट के जज है, न्यायपालिका की अपनी एक साख है। भले ही तमाम तरह के सवाल उठ रहे हो, लेकिन आज भी इस देश के लोगों का देश की अदालतों पर, देश के जजों पर भरोसा है। आरोप लगा, पैसे बरामद हुए, आग लगी, उसके बाद वो जले नोट गायब हो गए, बाकी बचे हुए नोट कहाँ गायब है, जांच करने के लिए एक समिति बना दी गई है, ये तमाम चीजें हैं। समिति तो कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ज्यादा से ज्यादा जो सुप्रीम कोर्ट कर सकता था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, ट्रांसफर करके रख दिया। अब इसको हम हालांकि उस तरह के शब्द में इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन दिल्ली में अगर जो गड़बड़ है, तो इलाहाबाद में कैसे ठीक हो जाएगा? गड़बड़ तो गड़बड़ ही रहेगा, ये तकनीकी रूप से तो आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा।
तो सवाल यह है कि इंसाफ कहां? जो तमाम वकीलों ने मांग की, कई लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब वीडियो रिलीज कर दिया अपनी ऑफिशियल साइट पे, तो सुप्रीम कोर्ट को एक कदम और आगे बढ़ जाना चाहिए था। एफआईआर करवा देनी चाहिए थी, ताकि प्रॉपर तरीके से जांच हो सके। हम अपने दर्शकों के लिए आपसे तकनीकी पहलू समझना चाहते हैं कि जो समिति जांच कर रही है अभी जजों की, जिस तरह से वो बुलाया, उन्होंने फायर के चीफ को बुलाया, अन्य लोगों को वो बुला रहे हैं, इससे कोई फायदा होगा, या वाकई जैसे मांग की जा रही है कि एफआईआर दर्ज करवाई जाए, तो एफआईआर दर्ज करवाने के बाद क्या होगा? इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? न्याय किससे मिलेगा और जांच किससे ज्यादा तेजी से हो पाएगी? संतोष भाई, देखिए इसमें ना दो पहलू हैं टेक्निकली। अगर आप इसको एक लेमन की भाषा में देखें, बिल्कुल दर्शकों की सुविधा के हिसाब से, तो किसी भी व्यक्ति, मेरे आपके यहाँ कोई भी आम आदमी होता, तो उसके यहाँ सिंपल सी बात है कि इमीडिएटली एफआईआर दर्ज होके और जांच शुरू हो जाती। लेकिन चूंकि ये हाईकोर्ट के जज हैं, इनको तमाम तरह की इम्यूनिटी प्राप्त है तमाम तरह की कार्रवाइयों से, तो उसका एक तरीका है बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है कि किसी भी हाईकोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज, उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर बाई नेम दर्ज होनी है, उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सेट एक तरीके से इम्यूनिटी है उनको। अब सवाल ये है कि जब उनके घर पर 14 तारीख की रात को ये हुआ था, तो अगर या तो एफआईआर 15 तारीख को हो जाती इमीडिएटली, लेकिन आपने पूरा घटनाक्रम बिल्कुल सही पकड़े कि 14 से 21 तक तो उस पूरे मामले को एक तरीके से गायब ही कर दिया गया। कहीं पॉपुलर परसेप्शन में वो आया ही नहीं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, किस तरीके की कोई बाहर खबर भी नहीं आई। 21 तारीख को एक अंग्रेजी चैनल, एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपी, उसके बाद इस पर भगदड़ मची जिस तरीके की मचती है। तो अब सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस कमेटी का गठन किया है जांच के लिए। उसके अंदर एक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और कर्नाटका की एक महिला जज। ये तीन लोग इन हाउस इंक्वायरी कर रहे हैं। बेसिकली अगर सीजीआई चाहते तो डायरेक्ट एफआईआर के ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस रूट को नहीं चुना। और हालत ये हुई कि 3-4 वकीलों ने, जो बॉम्बे के हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी डाली थी। आज जस्टिस ओका और जस्टिस भुइया की उनकी हियरिंग भी थी, तो उसमें उन्होंने मांग की थी कि एफआईआर दर्ज करी जाए जस्टिस वर्मा के खिलाफ। उसके बावजूद जस्टिस ओका और भुइया ने कहा कि ये मामला अभी प्रीमेच्योर है, अभी इन हाउस इंक्वायरी चल रही है। इन हाउस इंक्वायरी के बाद हमारे पास, जो सीजीआई के पास, दो विकल्प है। या तो वो इसमें एफआईआर करना चाहेंगे, बहुत सारे विकल्प खुलेंगे, या तो उसमें एफआईआर के आदेश करेंगे, या वो इसमें पार्लियामेंट को भेज सकते हैं इम्पीचमेंट के लिए, महाभियोग के लिए, उनको हटाने के लिए। अब जो आपने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा, वही रेलेवेंट है, देश के लोग वो जानना चाहते हैं कि बेसिकली जो ये कमेटी बनाई है क्या करेगी। वैसे तो आपने कहा जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो डॉक्यूमेंट थे, जितने कम्युनिकेशन थे, जो जांच रिपोर्ट, जो भी बातचीत थी शुरू की, वीडियो थी, फोटोग्राफ थे, वो सारे सुप्रीम कोर्ट की साइट पे डाल दिए गए, कहने को ट्रांसपेरेंसी के लिए। लेकिन बहुत सारे सवाल अनुत्तरित थे। दिल्ली पुलिस ने जिस दिन ये सारा काम हुआ, वहां पर कोई सीजर रिपोर्ट नहीं बढ़ाई, जबकि नोट जले, उसकी वीडियो थी, सारी बात सामने है। रूटीन प्रोटोकॉल क्या कहता है कि कोई भी आग इस तरीके की लगती है जहां केस जलने का मामला हो जाए, वहां आपको तमाम जो भी आईपीसी के तहत एक सीजर रिपोर्ट बनानी चाहिए थी, उस स्टोर रूम को सील करना चाहिए था, वहां की सारी सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में तुरंत लेनी चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट जज का मामला था, जो भी कारण रहे हों वो तो जांच में ही सामने आएगा, क्यों नहीं किया गया। तो वो सारी चीजें नहीं की गई। अब जब ये इन हाउस कमेटी परसों पहुंची वहां पर जस्टिस वर्मा के घर पर, तो उन्होंने सबसे बात की, वो रूम देखा, मौका वारदात देखा, और उसके बाद उन्होंने फायर के चीफ को ही बुलाया, जैसे आपने बताया। वहां जो सिक्योरिटी स्टाफ है, सीआरपीएफ होती है वहां पर, सीआईएसएफ होती है, उनसे, दिल्ली पुलिस का कोई जवान होगा उससे, जो घर में स्टाफ है उससे, जितने भी लोग उस वहां पर है उन सबसे पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ में अल्टीमेटली जस्टिस वर्मा भी आएंगे कहीं ना कहीं, जब कमेटी उनसे पूछेगी कि भाई ये क्या मामला है। हालांकि जो उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जवाब दिया है, उसमें उन्होंने साफ इनकार किया कि ना तो ये मेरे पैसे हैं, ना मेरे परिवार के, ना हम में से किसी ने रखे। तो ऑब्वियसली ये बात है कि कोई किसी को हाँ तो करेगा नहीं कि मेरे ही पैसे हैं। तो उनको तो मना ही करना था, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अब इस सूरत में संतोष भाई, असली खेल क्या है कि जो इन हाउस कमेटी है उसकी सीमाएं हैं जांच करने की। अगर वो मना कर रहे हैं उसको, तो ये तो एक स्टेज से आगे फोर्स नहीं कर सकते। हकीकत ये है कि वहां पर पैसा था, हकीकत ये है नोट जले हैं, हकीकत ये है वीडियो था, और हकीकत ये भी है कि अगले दिन सुबह, रात को पुलिस आने के बावजूद भी, फायर ब्रिगेड आने के बाद भी, वो सारा मलबा, वो राख जली हुई जो भी सामान था, उसको बाहर निकाल दिया गया। तो उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन अब किस चीज का करोगे आप? तो वहां पर तमाम सफाई कर्मचारियों ने ये कहा बाहर के, साहब हाँ हमने नोट जले हुए देखे थे। तो वो मलबा उस कमरे से किसने निकाला, बाहर किसने किया, और घर से बाहर किसने किया?
ये सारी बातें जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि इतनी जांच करना इन हाउस कमेटी के ना तो बुक्कत में है, ना उसकी वो ट्रेनिंग, वो एक जुडिशियल साइड पे जांच कर रहे हैं। अल्टीमेटली इसकी जांच एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ही करनी पड़ेगी। और जांच कौन कर सकता है? दिल्ली पुलिस, सीबीआई, ईडी, ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, कोई भी। तो कोई भी जांच एजेंसी जो प्रोफेशनली ट्रेंड है इस काम के लिए, असली जांच वो कर पाएगी कि पैसा कहां से आया, पैसा किसका था, किस लिeu में लिया गया था, किसने रखा, कब रखा, क्यों रखा। वो सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है कि वो अल्टीमेटली किसी जांच एजेंसी के उसमें आएंगे। ये तो केवल एक चीज स्टेब्लिश करने के लिए है इन हाउस कमेटी के, पैसे थे या नहीं थे। वो सारी दुनिया ने देख लिया, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो डाला कि भाई पैसे जड़े हैं वहां पर। बाकी सारी चीजें जो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है, दैट मीन बाय दिल्ली पुलिस, सीबीआई, ईडी और जो भी सीजीआई चाहेंगे, उसमें वो चीज निकल के आएगी। नहीं, तो हेमंत भाई आप ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करवाना या नहीं करवाना वो सीधे-सीधे सीजीआई की ज़िम्मेदारी है, मतलब और कोई किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। अदालत ने अभी तो मामला खारिज कर दिया। अब जो आप इन हाउस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, ज़रा उसकी विडंबना मैं आपको दिखा देता हूँ। आग लगी, फायर वाले पहुँचे, वहां पे आपने जैसे कहा कि सीजर रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस पहुंची तो एक जनरल एंट्री होती है जनरल डायरी में, जीडी एंट्री जिसको कहते हैं, वो जीडी एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन कोई सीजर रिपोर्ट नहीं है, कोई जीडी एंट्री नहीं है, कोई इसकी रिपोर्ट नहीं है। अब इन हाउस कमेटी कैसे जांच कर रही है? वो फायर के चीफ को तो बुला लिया उन्होंने, लेकिन फायर के चीफ तो वहां गए नहीं थे घटनास्थल पे। जो दमकल कर्मी वहां गए थे, अगर जांच में तेजी लानी है, आप एक दिन किसी और को बुलाओगे, अगले दिन किसी और को बुलाओगे, तीसरे दिन किसी और को बुलाओगे। जैसे विथ ड्यू रिस्पेक्ट न्यायपालिका को कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, 15 दिन बाद की तारीख, 1 महीने बाद की तारीख। यहाँ पर आपने फायर चीफ को बुला लिया, साथ ही कहते हैं कि उन दमकल कर्मियों को भी बुलाते लाइए, अपने साथ लेते आइए, जो वहां पर मौकाए वारदात पर पहली बार गए थे। आप ठीक है, पुलिस कमिश्नर को बुला लीजिए, लेकिन उनके साथ ही ये भी तो कहिए कि जो पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे, उनको लेके आइए और वो बाकायदा एफिडेविट पे अपना बयान दर्ज करवाए और फिर चाहे वो एनडीएमसी का इलाका हो, बाकी इलाके हो, बाकी कर्मचारी हो, उनसे फुटेज मांगी जाए कि भाई अगर जो आपने झाड़ू लगाया या जले हुए नोट हटाए, तो कैसे हटाए, कहाँ हटाए, वहां से झाड़ू लगा के कौन से आप ट्रक में डालकर ले गए, उन तमाम चीजों की जानकारी होनी चाहिए। सब पता करने में कोई 48 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगना है। दूसरी बात, जो कि लुटियन जोन का इलाका है, आसपास कई सारे कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आपके लिए ये पता करना मुश्किल नहीं है कि कब वो गया होगा पैसा, या फिर जलने के बाद उस पैसे को या जले हुए नोट को या बाकी जो सही बच गए थे पैसे, अगर वो बचे थे तो उसको कौन लेकर चला गया। ये सब चीजें पता करना कोई बहुत रॉकेट साइंस का काम नहीं है। लुटियन जोन का मामला है, सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा, फिर भी इन हाउस कमिटी की जो स्पीड है वो तो माशाअल्लाह है। तो सच को सामने लाने की बजाय सच को दबाने की कोशिश ज्यादा की जा रही है क्या? संतोष जी, ये बात तो मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ 21 तारीख से, कि इस पूरे मामले की प्रोफेशनल तरीके से जांच नहीं हुई। जब आग लगी थी, फायर ब्रिगेड के लोगों ने वो वीडियो बनाई, वो सारे अधिकारियों को गया, वहां पर रात को मौके पर दिल्ली पुलिस भी आई थी। क्या दिल्ली पुलिस ने नहीं देखे नोट जले हुए? और जब नोट जले हैं, उन्होंने अपने ऊपर के अधिकारियों को बता दिया है, उस कमरे को इमीडिएटली आग बुझाने के बाद सील क्यों नहीं किया गया? पहला सवाल। सीजर रिपोर्ट क्यों नहीं बनी? सीसीटीवी फुटेज क्यों कब्जे में नहीं ली गई? उस सारे के कारण ही क्या हुआ कि उसको रहस्यमय हालात में उस कमरे के मलबे को भी बाहर निकाल दिया गया। वो मलबे को किसने बाहर निकाला और क्यों निकाला? और आपने बिल्कुल एक जो सबसे प्रोफेशनल बात है जांच की, वो ये है कि क्या उस कमरे में सारे ही नोट जल गए थे या तमाम नोट बचे भी हुए थे? वो बचे हुए थे तो वो नोट कहाँ गए? ये सारी चीज तत्काल उसी टाइम सील करके, और प्रोफेशनल जांच ये कहती है कि उसके बाद आगे बढ़ते। लेकिन यहां तो आपने देखा कि 15-14 की रात को, आधी रात को आग लगी, 15 को तो मलबा ही साफ कर दिया, तो फॉरेंसिक एविडेंस इज गॉन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। वो कूड़ा कहाँ गया, कैसे गया, किसने निकाला, क्यों निकाला, वो सारी जांच इस कमेटी का काम नहीं है। वो काम प्रोफेशनल उसका है, जो एजेंसी का है, जो वो दिल्ली पुलिस भी हो सकती है, वो कोई भी एजेंसी हो सकती है। इन हाउस जांच जो है वो असामान्य परिस्थितियों में, बेसिकली 21 तारीख तक तो कुछ हुआ ही नहीं ना। 21 तारीख से पहले तो कॉलेजियम ने एक चुपके से एक ऑर्डर कर दिया कि भाई इनको जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है। वो तो अगर हिंदी, वो अंग्रेजी के अखबार में वो खबर ना आई होती 21 तारीख को, तो आप मान के चलिए मामला तो दब गया था। ये किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी थी। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जब वो खबर सोशल मीडिया में चली और जगह चली, तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कारणों से इनका तबादला किया गया है, उस घटना से कोई संबंध नहीं है।
और उसके अगले दिन फिर जब वो बात बहुत ज्यादा बढ़ी तो वो सारे के सारी डॉक्यूमेंट, जैसे आपने कहा, वीडियो और वो सारी चीजें वो वेबसाइट पे डाल दी। तो इस पूरे मामले में मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगता है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू सीजीआई एंड सिस्टम, कि इस पूरे मामले की स्क्रिप्ट अभी भी अधूरी है। पहली स्क्रिप्ट ये थी कि 14 से 21 तक इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए, मुझे ये लगता है। वरना तो दिल्ली पुलिस भी वही थी, फायर ब्रिगेड भी वही थी, सीजीआई को भी पता था, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पता था। फिर ये सारा गड़बड़ झाला क्यों हुआ? वो तो फैसले करते हैं, इस तरह का कवर अप कैसे हो सकता है? तो ये सवाल तो रहेंगे। उसके बाद 21 तारीख के बाद एकदम स्क्रिप्ट दोबारा बदली, क्योंकि मीडिया में बात आ गई। वो बात छुपने लायक नहीं बची, छुपने लायक नहीं बची, तो फिर उसके लिए सारा कवर अप किया गया। अब भी सवाल ये है कि वो फॉरेंसिक एविडेंस अब कहां से लाओगे? वो मलबा कहां से लाओगे आप? अब केवल लोगों की जब जुबानी जमा खर्ची हो जाएगा, फायर ब्रिगेड वाले बता देंगे आपको कि साहब नोट जले थे, जो उनके पास वीडियो है वो कमेटी को दे देंगे। बाकी जो असली सवाल है कि कितने नोट और थे, वो तो सीजर से ही पता लगता ना। उस समय पे उसको सील करते एरिया को, मान लो रात को नोट ना भी गिनते तो एरिया को सील करते, सुबह वो सारी चीजें करते, वो भी नहीं किया गया। तो इस पूरे खेल में संतोष भाई देखिए, सवाल ज्यादा है और जवाब कम है। और बिल्कुल हायर सवाल। जुडिशरी, चूंकि सवाल ज्यादा है और जवाब बहुत कम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है दुर्भाग्य से कि जुडिशरी जो है उस मामले में अब भी जो है कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ झाला है। और 24 घंटे पहले अगर आपने देखा हो, जस्टिस ओका ने क्या कहा था दिल्ली में भाषण में, कि लोगों का हमारे अंदर विश्वास, हम ये ना मान के चले कि हमारे अंदर लगातार प्रगाढ़ विश्वास है। और फिर इस तरह की चीज के उसको रिजेक्ट ही कर दिया गया एफआईआर वाले मामले को। तो बेसिकली क्या है कि नोट जले, इसकी वीडियो है, इसके फोटोग्राफ्स है, उसी के बेसिस पे इन हाउस कमेटी बनाई गई है। लेकिन वो जांच अपने मुकम्मल उस पर कब तक पहुंचेगी अंजाम तक, सवाल तो ये भी है। तो जुडिशरी को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इस इंक्वायरी को टाइम बाउंड करना चाहिए, जो इन हाउस कमेटी का भी है, क्योंकि सारे देश ने देख लिया कि नोट जले हैं, जलते हुए नोट भी देखे। वो फायर ब्रिगेड वाला कह ही रहा है कि गांधी में आग लगी हुई है, जिस तरीके से उसने बोला, कोई छोटा कर्मचारी होगा जो भी होगा। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं संतोष भाई, मुझे लगता है कि जुडिशरी को इस मामले में जितना जल्दी हो सके, जितना ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर सके, उतना ही बेहतर होगा। वरना पूरे देश बिल्कुल। में और एक। हेमंत भाई, जी। आपने बिल्कुल सही कहा। और इस पूरे मामले में जो ट्रांसपेरेंसी की आप बात कर रहे हैं, वही एक तरह से गायब है। और जो गड्डी वाले नोट होते हैं, उनके बारे में पता करवा पाना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। उसके सीरियल नंबर से आपको पता लग जाएगा कि कौन से बैंक से वो नोट इशू हुए, किसको वो दिए गए, कितने नोट दिए गए। ये तमाम चीजें पता कर पाना बहुत मुश्किल नहीं है। चलिए मान लिया कि जो नोट साबुत बचे हुए होंगे, उनको गायब कर दिया गया, लेकिन जो जले हैं उसमें भी कई सारे नोट ऐसे जरूर होंगे जिसका नंबर दिख रहा होगा, क्योंकि गड्डी में नोट आया है। एक नोट का नंबर अगर आपको दिख गया तो बड़ा आसान होता है उसको बैंक के रिकॉर्ड से मैच कर पाना। लेकिन यहाँ एक दूसरी चीज निकल कर आ रही है हेमंत भाई। आपने बजाय स्टोर रूम के सील करने के, आपने जीडी एंट्री करने के, आपने सीजर रिपोर्ट तैयार करने के, एक रहस्यमयी महिला का जिक्र आ रहा है जो आग लगने के बाद वहां पहुंची। पुलिस वालों को ये कहा जा रहा है बातों में उलझाया। अब पता नहीं दिल्ली पुलिस को कौन बातों में उलझा सकता है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी से फोन करवा लिया और फिर वो स्टोर रूम तक चली गई। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान इतना अनप्रोफेशनल होगा कि एक रहस्यमयी महिला, अनजान महिला को ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में किसी भी स्टोर रूम तक, जहां पैसे नोटों की गड्डी रखी गई है, वहां तक जाने देगा। यानी आपने कहा ना स्क्रिप्ट अधूरी है, तो किसी ने प्रेशर डाला होगा, किसी ने फोन किया होगा। वो रहस्यमयी महिला कौन है, वो रहस्यमयी महिला कहां से आई, कहां गई, ये तो दिल्ली में जितने सीसीटीवी लगे हुए हैं तमाम चौराहों पर, उनसे पता लग जाएगा। तो क्या ये रहस्यमयी महिला सब कुछ है, या इसके पीछे की भी कुछ और कहानी दिख रही है कि असली मास्टरमाइंड कोई और है? संतोष भाई, इतने संवेदनशील मामले में जब हाईकोर्ट जज के घर पे इस तरह की घटना हो, तो रहस्यमयी कुछ नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं संपर्क सूत्र के जरिए कोई ना कोई व्यक्ति पहुंचता है। आप भी हो सकते हो, बिल्कुल। मैं भी हो सकता हूँ। लेकिन उस मौका वारदात पे उस स्टोर रूम तक कौन जा सकता है? बिना टेलीफोन के तो नहीं गया होगा, बिना परमिशन के तो कोई जा ही नहीं सकता है। हाईकोर्ट जज के मामले आपके तो बिना तलाशी के घर में घुस के दिखाओ हाईकोर्ट जज के। और ये जो एरिया है विलिंगडन क्रीसेंट का, ये तो सबसे मोस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज में से है, दिल्ली के वीआईपी एरिया है पूरे का पूरा। तो इस तरह का कुछ रहस्यमय ही नहीं है। जो वहां पर पुलिस वाले अधिकारी, जब कर्मचारी थे और अधिकारी थे फायर, वो 1 मिनट में बता देंगे वो महिला कौन थी। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है उसमें। सवाल ये है कोई उनसे पूछे तो सही, कोई उस एंगल पे काम तो करे। जो इन हाउस कमेटी है वो क्या करेगी? इन हाउस कमेटी तो ज्यादा से ज्यादा फायर वालों को बुला लेगी जो रात को थे, सिक्योरिटी वालों को बुला लेगी।
जो रात को पुलिस वाले आए थे उनको बुला लेगी और उसके बेसिस पे अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लेगी कि भाई पैसे थे नहीं थे वट। इसके जितने भी जेनेसिस है पूरे घटना के, पैसा कहां से आया, पैसा किसका था, किस एवज में लिया गया था, कौन वहां पर लेकर के आया, किसने मलबा साफ किया, और किसने जो नोट वहां अगर कुछ बिना जले हुए बचे थे, किसने वो नोट गायब किए, यही तो सवाल है। इनमें से बिल्कुल। किसी सवाल का जवाब आपको लगता है संतोष भाई के इन हाउस कमेटी दे सकती है? जवाब है ना। इन हाउस कमेटी केवल एक चीज का जवाब दे सकती है कि वहां पर नोट थे या नहीं थे। वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है कि वहां नोट थे, ये जले हुए नोट वो गवाही दे रहे हैं, ये वीडियो गवाही दे रहे हैं। इसके आगे सारा काम मुझे लगता है प्रोफेशनल जांच एजेंसी ही इस मामले को अपने मुकाम पर पहुंचा सकती है कि भाई सारे जो मैंने सवाल आपके सामने भी रखे, जो देश की जनता के सवाल है, सारे दर्शकों के सवाल हैं, वो उसका जवाब केवल और केवल एक प्रोफेशनल जांच एजेंसी निष्पक्ष ढंग से जांच करके टाइम बाउंड तभी दे सकती है। कोई मुश्किल काम नहीं है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। आज वो यहाँ है, कल वो मणिपुर में पोस्टिंग होंगे, परसों कहीं और होंगे। वो तो नेशनल पैरामिलिट्री फोर्स है पूरे देश की। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी आए थे उनको सीपी ने कह दिया कि भाई जो कुछ बात है सारा कमेटी को बता दीजिए। अब तो केवल ये है कि इस मामले में एक अल्टीमेटली मेरा ये मानना है, जो मेरा अभी तक का तजुर्बा है, कि इन हाउस कमेटी के बाद भी अल्टीमेटली होगी एफआईआर ही। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी अपील, जो भी अपील वो पिटीशन थी, लेकिन अल्टीमेटली इस मामले को आप अगर उसको ले जाना है किसी निष्कर्ष पे, तो एफआईआर तो आपको करानी पड़ेगी। जितना जल्दी बिल्कुल। करा लें उतना बेहतर है, वरना क्रेडिबिलिटी लगातार सुप्रीम कोर्ट की भी और जुडिशरी की भी स्टेक पर है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। नहीं, बिल्कुल आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि न्यायपालिका की जो साख है, जो विश्वसनीयता है, वो दांव पर लगी हुई है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही कि एफआईआर करवाना पड़ेगा, इससे पहले के जितने थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे मामले थे, लेकिन जितने मामले आए, पार्लियामेंट तक भी एक मामला पहुँचा था एक ज़माने में, तो मुझे तो उम्मीद बहुत कम लगती है कि इस मामले में एफआईआर हो जाएगी, क्योंकि अपनी बिरादरी का मामला है, जज ने दिल्ली से उठा के इलाहाबाद भेज दिया। अब दिल्ली वाले तो जो भुगत चुके, वो भुगत चुके, इलाहाबाद वाले भुगतते रहे, इससे ज़्यादा कोई कार्रवाई फिलहाल कर नहीं रहे हैं। जिस तरह से जाँच की स्पीड है, उससे कुछ नज़र आ नहीं रहा है। तो मुझे तो उम्मीद बहुत कम है कि इस मामले का असली सच या असली गुनहगार कभी सामने आएगा। लेकिन हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए हेमंत भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।